नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। 15 अगस्त की बात करेंगे, जिससे पहले दिल्ली से लेकर जम्मू तक सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सड़कों पर वाहनों की तलाशी की जा रही है। बाजारों पर संदिग्धों पर निगाहें रखी जा रही हैं। त्रिपुरा आपको लिए चलेंगे, जहां पर मवेशी तस्करों का तांडव दिखाई दिया। तस्करी की खबर करने पर पुलिस की मौजूदगी में ही दिल्ली की वकील पर हमला हुआ। वहीं भारत के साथ चीन में भी सैलाब की खबर है। हुबई प्रांत से आई रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से आई 2 खबरों के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर कल रात हुए ग्रेनेड हमले में उनके 4 साल के भतीजे की जान चली गई। हमले में परिवार के 7 लोग जख्मी हुए हैं। इस हमले के खिलाफ सनातन धर्म सभा ने आज राजौरी बंद का आह्वान किया है। उधर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कुलगाम के मालपोरा में एक एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। 2 घटनाएं, जम्मू की बीजेपी नेता के घर पर हमला, वहीं कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़। कानून के अनुसार हम खुद फौजी थे, मेरे 3 बच्चे फौजी थे, रिटायर्ड थे और उस समय हमने घर से बाहर आकर छोटे बच्चे राजौरी में हुए इस हमले में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के परिवार के लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए। कहीं जाता था 2 पुलिस वाले जहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता था, लेकिन इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। चाहे वो लीडर हो, मैं किसी को नहीं मानती, चाहे जो मर्जी हो। क्या करना लीडरों से, क्या करना एसएचओ से, क्या करना डीसी से। जैसे यूं ही हम बैठे, 4 पाई बार बिछाई तो वहां से राजौरी हॉस्पिटल में मैं सुन रहा था 2 सिपाही उस तरफ थे, उस ये डबल स्टोरी के परली तरफ। इस डबल स्टोरी पर आकर वहां से अगर ग्रेनेड कोई थ्रो कर सकता है, या हम कहते हैं, हम पुलिस वालों का मानना है। इस टाइम हुआ क्या जब आप यहाँ बैठे थे? जब आया तो एक धमाका। मैं खाना खा, सब बैठे थे परिवार, औरत वेंटिलेटर पर है और उसके पूरे शरीर वगैरह जो टुकड़े लगे हैं, लड़के की टांग टूट गई है। और उसके बाद जो है हम लोग हल्ला उल्ला डाला, लोग आए, गाड़ियां इकट्ठी की, हॉस्पिटल। कितने बजे हुआ ये 7:30 बजे के बाद ही हुआ है। तो 7:30 बाहर ही, जैसे हम नीचे से आए उधर गए, पैंट में पजामा खोला, वो भी इधर आ गए। लड़के ने मेरे को 4 पाई बिछा के दी। इतने में पूरा परिवार आ गया, यहाँ बैठ गया। ये एक रची हुई साजिश थी जो हमारे 9 बजे का टाइम था, एग्जैक्टली इतना नहीं पता, लेकिन क्या कर रहे थे? हम कुछ नहीं, डेली की रूटीन वर्क थी हमारी। ये 4 पाई पे मैं यहाँ पे नेट चलाता था, उसको साथ रख के वो यहाँ पे मेरे साथ नेट चलाता था। मतलब चुटकुले देखता था, गाय के शेर की कहानियां जो मतलब एक पोएम की तरह होती थी, वो देखता था मेरे साथ यहाँ पे। तो आज पापा यहाँ पे खाना खा रहे थे, यहाँ पे ही आगे खाना खाने, मदर इधर बैठ के, तो सब ऐसा ही सिस्टम था। कल पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। जैसे मेरे ब्रदर दूसरे जो बीजेपी के अध्यक्ष है, वो जब यहाँ से यहाँ तक आए तो उसके बाद उधर से ग्रेनेड उसी टाइम थ्रो हुआ जब वो नीचे से फोन करता करता ऊपर आया। सर मेरा बच्चा अभी वापस नहीं आएगा। कितने लोग इंजर्ड हो गए यहाँ पे?
इधर सारे परिवार के पूरे जितने हम परिवार के थे, 3 मेरे बेटे, मेरी फैमिली बच गई, वो अंदर थी, बाकी सारे पूरे परिवार। फेंका गया है क्योंकि रोड साइड है घर, तो उसके एस्पेक्ट देखे जा रहे हैं कि ग्रेनेड कहां से थ्रो किया गया है। पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया है और इसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, 7 लोग इंजर्ड हैं, एक ही फैमिली है। और इसमें देखा जा रहा है कि क्या इसमें क्या रीज़न है, क्या है वो चल रहा है। देखिए, जो शरारती लोग होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को लिंक किया जाए और इस चीज़ को बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इन तक पहुंचा जाएगा। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, अशरफ वानी भी जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले सुनील जी भट्ट आपका रुख करते हुए, राजौरी की जो घटना है बेहद अफसोसनाक, 4 साल के मासूम की जान चली गई है। डीसी ने जो कुछ कहा है उससे ही रेफरेंस लेते हुए किस तरीके से आगे तफ्तीश बढ़ रही है, कहां इशारा जा रहा है, किसकी साजिश है ये? बिल्कुल नेहा, राजौरी में जो ये आतंकी हमला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेता के निवास स्थान पर, उसके बाद वहां पर इस समय तनाव की स्थिति जो है इस समय बनी हुई है। और जहां तक जांच का विषय है, जांच जो है सभी पहलुओं पर हो रही है, लेकिन अब ये जो है एक आतंकी संगठन है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। फिलहाल जो है पुलिस पूरी तरह से इसकी छानबीन में लगी हुई है, लेकिन इस समय जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो राजौरी जिले में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को जो है बनाए रखना की जो है सबसे बड़ी उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि इस समय वहां पर तनाव की स्थिति है। सनातन धर्म सभा ने जो है राजौरी बंद का जो है आह्वान भी किया है, राजौरी में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो इस समय जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखना ही इस समय प्राथमिकता है, लेकिन जांच भी इस समय लगातार जो है उस पहलू पर भी चल रही है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने जो है इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन नेहा, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि राजौरी जिले में, राजौरी शहर में काफी समय बाद जो है ऐसी घटना हुई है कि राजौरी शहर के बीचों बीच जो है ग्रेनेड हमला हुआ है, आतंकियों ने इतनी बड़ी वारदात की है। तो इसीलिए ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी इस समय हाई अलर्ट है समूचे जम्मू कश्मीर में। तो मंदिरों पर भी जो है इस समय एक इनपुट है कि मंदिरों को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो इस समय काफी स्थिति जो है संवेदनशील है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुलगाम की अब बात करेंगे, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें ये हम आपको सर्च ऑपरेशन की दिखा रहे हैं और जगह की जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता है। एक आतंकी को मारने में कामयाबी सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। काफी देर से ये मुठभेड़ जारी है। कुलगाम का वो इलाका जहां पर इनपुट्स मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई और एक आतंकी को ढेर कर दिया। मेरे सहयोगी अशरफ वानी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अशरफ, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? क्या पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है या अब भी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है? नेहा, अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि फिलहाल आज सुबह के बाद दोबारा वहां पर किसी तरह की जो है क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है। सुरक्षा बलों की तरफ से भी जो गोलीबारी रात भर होती रही और कल शाम को हुई, वो भी अब रुक गई है, क्योंकि वो बिल्डिंग पूरी तरह से उड़ गई है जिसमें इन हमलावरों ने शरण ली थी। जैसे आपने कहा, एक शव बरामद हुआ है फिलहाल मुठभेड़ की जगह से, लेकिन तलाशी अभियान जो है वो जारी है। क्योंकि अगर हमलावरों की बात की जाए, कल शाम को ये बीएसएफ के काफिले पर हमला हुआ था जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर। 4 लोग घायल हुए थे कल शाम को, जिनमें 2 सुरक्षाकर्मी सीआरपीएफ के थे और 2 जो हैं 2 वहां पर आम नागरिक थे। तो उसके बाद जो है रात को ऑपरेशन सस्पेंड हुआ। आज सुबह जो ही पहली रोशनी आई उसके बाद दोबारा गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन अब गोलीबारी रुकी हुई है। एक ही शव बरामद किया गया है। अब जो दूसरे हमलावर थे उनकी तलाश में फिलहाल पूरे इलाके की जो है घेराबंदी जारी है और वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। लेकिन इससे एक फर्क बड़ा पड़ा है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल शाम से जो है यातायात जो है रुका हुआ है, क्योंकि वाहनों को इजाजत नहीं थी। हजारों वाहन दोनों तरफ से अटके हुए हैं, जिनको जम्मू से श्रीनगर आना था या श्रीनगर से जम्मू जाना था। अब ये प्रयास चल रहे हैं कि अगर ये मुठभेड़ खत्म हो गई है
फिर जो है इन वाहनों को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने की इजाजत हो। दूसरी तरफ जो 15 अगस्त को लेकर है, काफी कड़ी सुरक्षा पूरे जम्मू कश्मीर में है, खासतौर से कश्मीर में, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास ये खुफिया जानकारियां हैं कि 15 अगस्त के मौके पर आतंकी संगठनों की तरफ से आतंकी हमलों की कोशिश की जा सकती है, जिनको विफल करने के लिए ये कड़ा सुरक्षा पहरा पूरे जम्मू कश्मीर में है। लौटूंगी मैं आपके पास अशरफ में सहयोगी जानकारी देते हुए कि पहले सुरक्षा बलों की काफिले पर हमला किया गया, उसके बाद इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और मौके से आज तक संवाददाता की ताजा रिपोर्ट, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो बिल्कुल हम इस समय मौजूद है मलपुरा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पे बेसब कानवाई पे मिलिटेंट्स ने हमला किया है। अभी आप एक्सक्लूसिव विजुअल देख सकते हो कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे यातायात को बंद किया गया। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अटैक के बाद ये इनकाउंटर में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। इस समय दोनों साइड से फायरिंग का तबादला जो है वो लगातार जारी है। आप इस समय देख सकते हो कि सीआरपीएफ के जवान भी इस समय लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्स ने इनको घेर लिया और फायरिंग का तबादला इस समय दोनों साइड से जारी है। सर ये कितने बजे आतंकी हमला हुआ है बेसब पे सर? ये सर कम से कम 40 मिनट पहले हुआ है। तो क्या कितने आतंकी हो सकते हैं सर? ये क्लियर नहीं है सर, 3 से 4 हो सकते हैं। तो क्या फिलहाल आपने इनको घेर लिया है सर? अभी वहाँ इनकाउंटर चल रहा है। तो फायरिंग दोनों तरफ से जारी है? हाँ जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि ये सीआरपीएफ जवान यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इनको यहाँ पे तैनात किया गया है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फायरिंग का तबादला जो है वो दोनों साइड से लगातार जारी है। 15 अगस्त से पहले इस तरह की वारदात चिंता पैदा करती है। हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के आसपास आतंकी बड़े हमले की फिराक में होते हैं। इस बार भी खुफिया एजेंसियों ने ऐसे ही हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए शहर शहर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू और सांबा सेक्टर की। जम्मू में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद कई घटनाओं के मद्देनजर सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ अपने जवानों को ड्रोन खतरे से निपटने की ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए आज तक संवाददाता कमलजीत संधू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सांबा सेक्टर में ये 125 मीटर की टनल जनवरी 2021 को मिली थी। आपको बता दें यहाँ से एक इंसान आराम से निकल सकता है हथियार के साथ। और इस तरह के जो पैंतरे हैं वो पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ने अपनाए हैं। लेकिन असली बात ये है, अगर आप आसपास इसका देखेंगे तो ये पूरा जो जंगली इलाका था इसको साफ कर दिया गया। लेकिन बीएसएफ का मानना है कि जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो बिना पाकिस्तानी रेंजर्स के जाने बिना नहीं हो सकती है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन टनल के जरिए एक बात है, और अब जब बात आ रही है ड्रोन्स की तो ये एक नया पैंतरा है जिस पर बीएसएफ की नजर ग्राउंड, अंडरग्राउंड और अब हवा में भी है। ये एक तीसरी आंख की जरूरत है जो कि टेक्नोलॉजी उसे प्रोवाइड कर रही है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ कमलजीत संधू, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, सांबा, आज तक। और अब बात बाढ़ से मचे कोहराम की करेंगे। बिहार, यूपी के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, मुंगेर, हाजीपुर में बाढ़ का पानी प्रलय मचा रहा है। सबसे बुरे हालात वाराणसी के हैं। लेकिन 8 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि कैसे बाढ़ की चपेट में आने से ये तमाम इलाके इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किलों से घिरे हुए हैं। आम जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, इसके अलावा जो वन्य जीवी हैं, जो जंगलों में प्राणी हैं, वो भी इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। वाराणसी में अध्यात्म का अलौकिक सुख देने वाली गंगा इस बार लगता है मानो आफत बन गई है। गंगा का उफान निचले इलाकों पर मुसीबत बनकर आया है। दूर दूर तक देखिए पानी ही पानी। घर डूब गए, दुकान डूब गए, जिंदगी जीने का सारा सामान डूब गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रमना वनपुरवा गांव की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बाढ़ के हालात दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। गंगा का जो जलस्तर है वो 72.31 मीटर को पार कर गया है, यानी कि खतरे के निशान से कहीं ऊपर गंगा बह रही है। और नजारा हम आपको दिखा रहे हैं इस गांव का, जहां लोग मजबूर हैं पलायन करने के लिए, क्योंकि जो
बाढ़ का पानी है वो इस कदर गांव में भर चुका है कि अब यहाँ लोगों का रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त रमना बनपुरवा गांव में, जहां टिकरी में 2013 में बना एक अस्थायी बांध टूट जाने के बाद यहाँ ये हालात पैदा हो गए हैं कि लोगों के आगे अब घर छोड़ के जाने का कोई और विकल्प नहीं है। बहुत भयानक स्थिति खराब हो जाती है, हम लोग को यहाँ के रोने की समय आ जाता है। हम लोग को बहुत स्थिति खराब है, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। घर छोड़ के भागना पड़ता है। गांव में सरकारी में हम लोग रह रहे हैं, बच्चे से लेकर पूरा परिवार से लेकर खेत बाड़ी सबसे परेशान है। लगानी भी कहाँ से आएगा। एक तरफ गंगा नदी में उफान है और दूसरी तरफ पिछले दिनों लगातार हुई बारिश आफत दोगुनी हो गई है। लोग बताते हैं कि कई जगहों पर सीने तक पानी आ गया है, लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में राहत नदारत है। यहाँ से अगर ये चित्तूपुर से अगर हम लोग देखें हैं तो थोड़ा से आगे आने तक कंक्रीट वाला जो रास्ता है वहाँ तक थोड़ा ठीक है। इसके बाद मुरारी चौक तक पूरा लगभग 1-1.25 फीट तक पानी पूरा भरा हुआ है। 4 दिन हो रहा है बढ़े हुए, इस समय अधिक मात्रा में जो बढ़ा हुआ है 4 दिन से बढ़ा हुआ है। आज वर्तमान में सुबह में हम निकले हैं तो यहाँ छाती तक पानी एकदम आया था, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय हो गया है गांव में। कोई मदद एनडीआरएफ की तरफ कुछ नहीं। वाराणसी में बाढ़ की विभीषिका पर पूरा शासन तंत्र एक्शन में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल खुद बाढ़ के हालात का जायजा लिया। तस्वीरें देखिए, योगी बोट से बर्बादी का जायजा ले रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको डूबा हुआ मकान नजर आ रहा होगा। गंगा का उफान भी चरम पर है। वाराणसी में बाढ़ के हालात के बीच में राहत शिविरों में उन लोगों को रखा जा रहा है जो लोग अपने घर से पलायन कर चुके थे, जिनका घर बाढ़ ग्रस्त हो गया और जिनके पूरे के पूरे मकान या कह लीजिए इनका आशियाना उजड़ गया। ऐसे ही एक राहत शिविर में हम मौजूद हैं। ये जेपी मेहता इंटर कॉलेज है वाराणसी का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच के इन्हें राहत सामग्री देने वाले हैं। लेकिन इस बीच किस तरीके से इनका जीवन यापन प्रभावित हुआ है, खास तौर पे बाढ़ ग्रसित इलाकों से, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। ऐसी बाढ़ इस बार बाढ़ ने कितना नुकसान कर दिया? बहुत नुकसान है सर, कोई चीज नहीं बचा, सब डूब गया है। सब डूब गया सर। सामान काफी बह गया है और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत दिक्कत उठानी पड़ी हमें। योगी जब सर्वे कर रहे थे तो गंगा के किनारे लोगों का हुजूम भी खड़ा था। तस्वीरें देखिए, पानी घरों की निचली मंजिल तक है और लोग अपने अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। सर्वे के बाद सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान 72 मीटर को पार कर गई है। 8 साल बाद वाराणसी में गंगा में इतना उफान आया है। चिंता की बड़ी बात यह है कि गंगा के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। गंगा में बाढ़ की वजह से वाराणसी के 11 ब्लॉक के 141 गांव में बाढ़ की आफत है। लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। बाढ़ का कहर सिर्फ वाराणसी पर नहीं टूटा है। पूर्वांचल के कई इलाके, वाराणसी से सटे चंदौली, मिर्जापुर और प्रयागराज में भी बाढ़ से त्राहिमाम मचा है। अभिषेक मिश्रा, वाराणसी आज तक। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर संसद की मर्यादा को कलंकित करने का ठीकरा फोड़ने की रेस में दौड़ रहे हैं। कोई विरोध मार्च कर रहा है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन पिछले कुछ दिन से संसद के भीतर जो कुछ हुआ है वो संसद को शर्मसार कर देने वाला है। ये संसद के काले अध्याय की तस्वीर है। ये वही तस्वीरें हैं जिसने वेंकैया नायडू की आंखें नम कर दी। ये वही हंगामा है जिसे देखकर आज देश शर्मिंदा है। विरोध का ये कौन सा तरीका था? मुद्दे उठाने का ये कौन सा अंदाज था? डॉक्टर के केशव राव जी। 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे ने सियासी भूचाल ला दिया। विरोध करते हुए पहले सांसद टेबल पर चढ़ गए, नारेबाजी की और फिर रूल बुक फेंक दी।
हंगामे का एक और वीडियो सामने आया जिसमें विपक्षी सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। मार्शल बीच बचाव कर रहे हैं। राज्यसभा के भीतर जो कुछ हुआ वो शर्मनाक था, लेकिन सबसे बड़ी बात, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। हमारे खिलाफ मार्शलों को यूज किया गया, खासकर हमारे महिलाओं के मार्शल ने एक फिजिकली मैन हैंडलिंग किया और हमारे महिलाएं उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं है। 6 सदस्यों के बहुत ही खराब रवैये के कारण माननीय चेयरमैन साहब को बड़े एगनी के साथ, बड़े दुख के साथ उनको सस्पेंड करना पड़ा। और बार बार माननीय चेयरमैन कहते हैं कि मैं पूरे सदन को एक दृष्टिकोण से देखता हूं, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। उन्होंने कई बार हमें भी डांटा है और हमने उसको बड़े इज्जत के साथ उनको एक एल्डर के नाते, एक हम सबके वरिष्ठ नेता के नाते, हमने चेयर के नाते उसका पालन किया। लेकिन लगातार जो चेयरमैन का अपमान इस हाउस में हुआ है उसकी पूरा सदन घोर निंदा करता है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष अब हिंसा पर उतर रहा है, लेकिन विपक्ष ने शिकायत की कि महिला सांसदों को भी बख्शा नहीं गया। पूरे बेल के अंदर 40-50 मार्शल और महिला मार्शल्स को लगा के पार्लियामेंट को हाईजैक किया गया। ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है। संसद के अंदर और जो सिक्योरिटीज के से संबंधित जो कर्मचारी हैं उनके साथ जिस तरह की हाथापाई, जिस तरह की मारपीट, जिस तरह की हिंसा, जिस तरह की अराजकता, जिस तरह की उद्दंडता की गई, वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को तार-तार करने वाली थी। महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनके ऊपर धक्का मुक्की करना, ये नहीं देखना कि महिलाओं को किस तरीके से आप व्यवहार करें, ये बहुत ही, मैं मानती हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। और एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप महिलाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं, विपक्षी महिलाओं की आवाज दबाने का काम करते हैं। मार्शल को मैन हैंडलिंग का कोशिश हुआ, इससे पहले भी एक बार था, इस बार तो पूरा हद पार करके, क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स, मार्शल के ऊपर हमला करने का कोशिश किया, मार्शल को गला दबा दिया। हंगामे और रूल बुक फेंके जाने के एक दिन बाद जब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू सदन के भीतर खड़े हुए तो उनकी आवाज में दर्द छलक गया था, गला रुंध गया और आंखें नम हो गई। I struggle to find out the provocation or reason for forcing this August House to hit such a low yesterday. दोष जिसका भी हो, लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा के भीतर जो कुछ हुआ वो लोकतांत्रिक नहीं है। अब जरूरत है गलतियों को सुधारने की, जरूरत है विश्वास बहाली की कोशिश की, ताकि ऐसी घटना फिर न हो, संसद की गरिमा यूं तार-तार न हो। मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, साथ में कांग्रेस के कई और नेताओं का ट्विटर हैंडल इस वक्त ब्लॉक है। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद तो कांग्रेस के कुनबे में हंगामा मच गया। पूरी की पूरी कांग्रेस ने ट्विटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये ट्विटर हैंडल तो है प्रियंका गांधी का, लेकिन इसमें तस्वीर भी राहुल की ही है। ये ट्विटर हैंडल है कांग्रेस नेता श्रीनिवास और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का, और तस्वीर भी राहुल की ही है। गजब का कंफ्यूजन किया है कांग्रेस ने, और ये इसलिए किया है क्योंकि ट्विटर के खिलाफ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन है। जी हाँ, राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करने के बाद ट्विटर इंडिया ने कांग्रेस के कई नेताओं का ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया। बात सिर्फ इतनी नहीं थी, बात आगे तब बढ़ी जब ट्विटर इंडिया ने कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी लॉक कर दिया। इसके बाद तो कांग्रेस भड़क गई। I think Twitter is just being pressurized, for it's a company that operates on profit, and Modi government is trying to stifle every voice
that champions the voice of a poor girl, of a Dalit girl and their demand for justice. दरअसल दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर की थी। ट्विटर ने इसे नियमों का उल्लंघन माना था और राहुल के साथ इसे शेयर करने वाले सारे अकाउंट्स को ट्विटर ने लॉक कर दिया था। लेकिन ट्विटर की इस कार्रवाई के खिलाफ पूरा कांग्रेस का दल उमड़ आया। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। ट्विटर इंडिया इस समय मोदी गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, उनके प्रेशर में काम कर रहा है, हम जानते हैं। हम सोचते थे वो निष्पक्ष होंगे, लेकिन वो निष्पक्षता नहीं दिखा रहे। आज आईएनसी इंडिया का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, इतने सारे लीडर्स का अकाउंट ब्लॉक कर दिया। राहुल गांधी जी का अकाउंट जो है कितने दिन से ब्लॉक किया हुआ है। और जो इतने हेट मॉन्गर्स हैं, क्या उनका आज तक एक भी ट्वीट डिलीट हुआ है या उनका सस्पेंशन हुआ है अकाउंट का? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ट्विटर इंडिया मोदी सरकार के इशारे पर चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जिसने जैसा किया है वैसा भोग रहा है। जब बीजेपी के नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए जाते थे या रोके जाते थे तो उनके प्रवक्ता कौन थे? यही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उनके प्रवक्ता बन के सामने आ जाते थे। अब क्या हो गया भैया? उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी आवाज को किसी भी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, चाहे संसद हो या संसद के बाहर। अब ऐसा है, ये महान करप्शन के क्रांतिकारी हैं, इनके बारे में हम क्या कहें। अब हंगामा बरपा है। हालांकि ट्विटर ने कांग्रेस नेताओं के अकाउंट्स को कुछ देर के बाद खोल दिया, लेकिन जितनी देर तक भी राहुल का ट्विटर अकाउंट बंद रहा उतनी देर तक हंगामा बढ़ता रहा। दिल्ली से मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने अफगानिस्तान से जाने का फैसला क्या किया तो तालिबान ने पूरी तेजी के साथ अफगान शहरों पर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी और पिछले एक हफ्ते में तो तालिबान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 7 दिन में 10 बड़े शहर तालिबान के कब्जे में हैं। तालिबान का झंडा सफेद रंग का है। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान में आजकल इस सफेद रंग को देखकर दहशत फैल जाती है। अब तक अफगानिस्तान के 10 शहर तालिबान के हाथ में जा चुके हैं। आज गजनी पर भी तालिबानियों का कब्जा हो गया। गजनी शहर के गवर्नर ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर और जेल पहले सरकार के नियंत्रण में थी, लेकिन अब उस पर तालिबान के आतंकियों का कब्जा है। गजनी और काबुल की दूरी महज 150 किलोमीटर है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे थे कि तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन तालिबानी लड़ाके इस आकलन से भी तेज साबित हो रहे हैं। अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके तालिबान के निशाने पर हैं और अफगान सेना चाहकर भी इसे आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही। पिछले कुछ दिनों से एक सप्ताह में करीब 10 प्रांतों के राजधानियों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। वहां पर 34 प्रांत हैं पूरे अफगानिस्तान में और उसमें 10 मतलब 1/3 के आसपास उनका कब्जा हो गया है। और जो भी है वो अपना, अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो करीब 200 से ज्यादा जिलों पर उनका कब्जा है। तो इसीलिए शिकंजा तो कसता जा रहा है। पहले कहा जाता था जो उनको काबुल तक पहुंचने में 6 महीने लगेंगे, फिर इसको 3 महीने कर दिया और अब कल की जो अमेरिका से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो ऐसा लगता है, वो कहते हैं 1 महीने में भी हो सकता है। इस वीडियो को भी देखिए। ये अफगानिस्तान की व्यवस्थाओं को रौंदते तालिबान का वीडियो है। ये वीडियो बताता है कि अफगानिस्तान के शहरों में कितनी तेजी से तालिबान की सत्ता काबिज हो रही है। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि तालिबानी आतंकी कंधार जेल को तोड़ चुके हैं। कंधार जेल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने जेल में बंद खूंखार अपराधियों को आजादी का गिफ्ट दिया है। एक एक कर तमाम कैदी सलाखों से बाहर निकले और तालिबानी लड़ाकों ने अपराधियों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए अपनी खुशी के इजहार में ठहाके लगाए। ये वही जेल है जहां से कुछ दिन पहले आज तक संवाददाता अशरफ वानी ने रिपोर्टिंग की थी। तब तालिबान कंधार जेल को घेरकर राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग कर रहा था। दरअसल जो जेल हमारे पीछे यहाँ पर है, इसमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स तालिबान के हैं, यानी वो नेता जो
अलग अलग तालिबान के दौर में सरकार में थे या फिर सरकार चला रहे थे, वही जो है यहाँ पर बंद हैं। और तालिबान जंगजू जो हैं, तालिबान मुजाहिदीन जो हैं, फाइटर्स, वो ये चाहते हैं कि उनको यहाँ से छोड़ दिया जाए। और अगर सरकार उनकी वो मांग नहीं मानती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तैयारी में जुटे हैं। कुछ फिल्मी गाने ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के मन को छुआ है। ऐसे एक गाना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। लेकिन इस गीत को गाकर दूसरों में विश्वास जगाने वाली गायिका खुद मुंबई में किराए के घर में गरीबी के दिन गुजार रही हैं। इतनी शक्ति हमें देना प्रार्थना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। बरसों पहले आए इस गाने के YouTube पर करोड़ों व्यूज हैं। इस गाने को आज भी स्कूलों की प्रार्थना सभा में गाया जाता है। कहते हैं कि बहुत सारे नेताओं की फोन की रिंगटोन भी ये गाना है। पर इस गाने को गाने वाली सिंगर पुष्पा पागधरे आज पाई पाई की मोहताज हैं। 1986 में आई फिल्म अंकुश के लिए पुष्पा ने ये गाना गाया था। पुष्पा ने मोहम्मद रफी के साथ भी गाने गाए हैं और मराठी के भी कई हिट गानों में अपनी आवाज दी है। उद्धव ठाकरे जी से और पंतप्रधान मोदी जी से कि वो कलाकार के तरफ ध्यान दे, उनका मान धन बढ़ाए। जो 3150 रुपया जो मिलता है वो कब तक चलेगा? आजकल की परिस्थिति, लॉकडाउन के लिए परिस्थिति बहुत विकट हो गई, बेचारे खाने की मौत हो गई है इसी। 80 साल की हो चुकी पुष्पा पिछले कई सालों से आर्थिक तंगी की शिकार हैं। उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 3150 रुपए प्रति महीना मिलते हैं, पर वो भी समय पर नहीं आते। पुष्पा माहिम की मच्छीमार कॉलोनी में किराए के घर में रहती हैं। करीब 35 साल पहले इन्होंने कलाकारों के कोटे से मिलने वाले घर के लिए अप्लाई किया था। मंत्रालय में इसके लिए कई चक्कर भी लगाए, पर घर नहीं मिला। हम लोग बाहर पूरा महाराष्ट्र घूमे प्रोग्राम के लिए, और वहाँ से कभी आके यहाँ टाइम मिलता है तो मंत्रालय में जाके मैं कोशिश करती थी मंत्री जी से मिलने, मगर जब भी जाती तो मुझे यही जवाब मिलता, मंत्री जी बिजी है, उनकी मीटिंग चल रही, अपने क्या बोलते हैं, उनका कुछ बाहर काम के लिए वो चले गए हैं। तो यही उत्तर जवाब मिलता था, तो मैं वापस आती थी। तो फिर आखिर में परेशान होके मैंने छोड़ ही दिया। मैं बोले देखो जब कब हो जाएगा मिलेगा, बस उसका इंतजार है। मगर अभी तक मुझे उसके बारे में कितने बार पेपर में छपा घर के बारे में, मगर अभी तक मुझे नसीब नहीं हुआ घर। पुष्पा को म्यूजिक वाले रियलिटी शोज देखना अच्छा लगता है। हिंदी भाषी पट्टी और महाराष्ट्र में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पुष्पा के गाए गाने ना सुने हों, पर म्यूजिक इंडस्ट्री में अब इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। पुष्पा के पति भी इस दुनिया में नहीं है, इनका कोई बच्चा भी नहीं है। अपने जीवन यापन के लिए ये अपने रिश्तेदारों पर निर्भर है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इस महान और लोकप्रिय गाने की गायिका पुष्पा पागधरे जी आज भी 80 साल की उम्र में उस गाने को उसी दमघम से गाती है। पर आज वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अपने हक की मांगों के लिए गुहार लगा रही है और उसी मांगों को पूरा करने के लिए उसी ईश्वर से हिम्मत भी जुटा रही है और शक्ति भी मांग रही है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ मैं अजय परचुरे, मुंबई, आज तक।